नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा में आयोजित महाकौथिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम पर्वतीय सांस्कृतिक संस्था के द्वारा आयोजित किया गया था और जिसमें उन्होंने लोक कला के संरक्षण के लिए किए जा रहे सराहनीय कार्यों का जिक्र करते हुए कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। तो वहीं बताते चले कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रवासी उत्तराखंडियों को अपनी संस्कृति से जोड़ने के लिए निरंतर की जा रही प्रभावी पहलों की भी उनकी ओर से सराहना की गई। तो आपको बताते चले कि नोएडा में महाकौथिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा आज प्रतिभाग किया गया। बताते चले कि महाकौथिक कार्यक्रम में तमाम कलाकारों ने भी शिरकत की और जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा उनका उत्साहवर्धन भी किया गया। तो नोएडा में महाकौथिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और जहां आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया और कई विषयों पर उनकी ओर से अपने विचारों को भी साझा किया गया। तो बताते चले कि कई कलाकार जो हैं, दिग्गज कलाकार इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए दूर दूर से पहुंचे थे और जिन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की तो वहीं उनका भव्य स्वागत भी नोएडा में किया गया, जहां आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा कलाकारों का उत्साहवर्धन भी किया गया। जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है और यहाँ मंच पर आने के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं नोएडा में नहीं हूँ, बल्कि मुझे लग रहा है कि मैं उत्तराखंड में ही हूँ। और यदि ये कहा जाए कि आप सभी सही मायने में उत्तराखंड के सच्चे ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि ये महाकौथिक पिछले 15 वर्षों से निरंतर उत्तराखंड की लोक कला, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक विरासत, पहाड़ी उत्पादों को व्यापक पहचान दिलाने का एक सशक्त मंच प्रदान करता है। अभी जिस प्रकार से एक पूरा जो उन्होंने स्मृति चिन्ह मुझे भेंट किया, उसमें बता रहे थे बद्री गाय का घी भी है, उसमें तमाम प्रकार के हमारे जो मिलेट्स हैं वह भी हैं, अनेक प्रकार के ऐसे हमारे तमाम होने वाले उत्पादों को भी एक बेहतरीन मंच देने का काम इस महाकौथिक के अवसर पर होता है। और इस प्रकार के आयोजन न केवल हमारी सांस्कृतिक विरासत को, लोक कला को और लोक संगीत को उनके संरक्षण में और संवर्धन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बल्कि उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में आकर यहाँ रहने वाले सभी उत्तराखंडी भाई बहनों को भी एक सूत्र में पिरोने का काम करते हैं। एक जगह पर सबका उत्सव, सबका महाकौथिक, सबको एकत्र करने का काम करते हैं। ऐसे आयोजनों से जहाँ एक और हम अपनी लोक कलाओं को, लोक पारंपरिक वेशभूषा को, हस्तशिल्प और हमारे सभी जो कारीगर हैं जो लंबे समय से एक विरासत को सजोने का और संवारने का काम कर रहे हैं। अब खबर हरिद्वार से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुग्गावाला में मशरूम के ग्राम का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि जो किसानों की आय को बढ़ाने की दिशा में बेहद ही महत्वपूर्ण कदम है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मशरूम के उत्पादन कम भूमि और जल में भी अधिक लाभ देने वाला एक उत्कृष्ट उद्यम है, जहां मशरूम के ग्राम से युवाओं, महिलाओं और स्वयं सहायता के समूहों को भी रोजगार मिलेगा। तो वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए सरकार के ठोस प्रयासों की सराहना की, जब मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में कृषि के यंत्रों पर भी 80% की सब्सिडी और 3 लाख रुपए तक के ब्याज मुक्त ऋण का भी उल्लेख किया है। जहां आपको बता दें कि इसके अलावा उनकी ओर से पॉली हाउस, बागबानी, मिलेट्स और सुगंधित फसलों से भी किसानों को नई पहचान मिल रही है। तो ये जानकारी उनकी ओर से दी गई।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के सचिवालय बैडमिंटन क्लब के द्वारा आयोजित 2 दिवसीय 10वीं अंतर विभागीय बैडमिंटन की प्रतियोगिता का शुभारंभ पुष्कर सिंह धामी ने किया, जहां आपको बता दें कि राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में बैडमिंटन हॉल में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां उत्तराखंड के सचिवालय के साथ साथ राज्य के सभी विभाग के केंद्र के विभाग के भी इस टूर्नामेंट में जो है भाग लेने के लिए प्रतिभागी पहुंचे। जहां आपको बता दें कि उद्घाटन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं दी। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि सचिवालय से लेकर सभी सरकारी विभाग के कर्मचारी अक्सर तनाव में रहते हैं, लेकिन खेल में प्रतिभा उनकी क्षमता को और भी बढ़ाएगी और उन्हें तनाव मुक्त भी करेगी। नहीं, देखिए, मैंने कहा कि खेल खेलना बहुत ज़रूरी है और फिट रहेंगे तो हिट रहेंगे। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसीलिए खेलो इंडिया, फिट इंडिया जैसे मूवमेंट देश के अंदर शुरू किए हैं। हम सभी को उसका अनुसरण करना चाहिए और हमको उस दिशा में काम करना चाहिए। एक बात और ये कि जो अभी पर देहरादून से है, जहां ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि निरंजनपुर की मंडी को शहर से बाहर शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया और जहां एमडीडीए को एक नई जगह तलाशने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। इसके अलावा आड़त के बाजार के पुनः निर्माण के लिए भी 20 जनवरी तक शासनादेश जारी करने के आदेश दिए गए हैं। जहां आपको बता दें कि शहर के 6 जंक्शनों के सुधार का भी आदेश उनकी ओर से दिया गया, ताकि यातायात की सुविधा बेहतर हो सके और साथ ही पार्किंग के 100% उपयोग पर भी सरकार ने जोर दिया है और जिससे कि शहर में ट्रैफिक व्यवस्था में और भी सुधार हो सके। खबर देहरादून से ही है, जहां आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उनके खिलाफ दुष्प्रचार करने वाले का आरोप जो है उनकी ओर से लगाया गया, जहां उन्होंने जबानी हमला भी बोला है। बताते चले कि उन्होंने कहा कि बीजेपी राज्य में राजनीतिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रही है और लगातार झूठ का सहारा लेकर उनके खिलाफ आरोप भी लगा रही है। रावत ने आरोप यह भी लगाया है कि बीजेपी ने 2017, 2022 और अब 2027 के चुनावों में झूठ बोला है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर बीजेपी सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगती तो वह 7 दिनों तक बीजेपी कार्यालय में जाकर नेताओं की पोल खोलेंगे। साथ ही उन्होंने साइबर क्राइम और पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराने की धमकी दी है। मैं हमेशा राजनीतिक सौहार्द का पक्षधर रहा हूं, उसका अनुपालन किया है, मगर भाजपा लगातार झूठे नरेटिव गढ़ने की कोशिश में मुझ पर प्रहार करती है। 2017 में भी झूठ बोला और फिर 2022 में झूठ बोला, अब 2027 में भी मेरी राजनीति पर एक झूठ के सहारे प्रहार करने की कोशिश हो रही है। मैं भाजपा के लोगों से कहना चाहता हूं कि भाजपाइयों, अपने झूठ के लिए राज्य के लोगों से माफी मांगो। यदि जो नैरेटिव आप मेरे खिलाफ सोशल मीडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेकर गढ़ने का दुष्प्रयास कर रहे हो, यदि उसको आपने वापस नहीं लिया, ये कैसा धाकड़धामी है जिसके पेज में झूठ ही झूठ गढ़ा जाता है। राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ झूठ के सहारे राजनीतिक प्रहार किया जाता है। यदि झूठ को के लिए आपने सामान नहीं मांगी, इसको डिलीट नहीं किया, तो मुझे मजबूर होकर के आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए थाने में जाना पड़ेगा। साइबर क्राइम के अंदर भी आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए अर्जी लगानी पड़ेगी और मैं यही नहीं रुकूंगा। मैं 7 दिन लगातार भाजपा के दफ्तर पर जाकर के झूठी भाजपा को
नंगा करने का नंगा भी करूंगा। मैंने 2017 का घाव सह लिया, मैंने 2022 का घाव भी सह लिया, लेकिन अब हरीश रावत 2027 के लिए जो आप झूठ के सहारे हम पर आक्रमण कर रहे हो, हमारे खिलाफ वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हो, मैं उसको सहने के लिए तैयार हूं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। डिजिटल इंडिया के दौर में बागेश्वर दुर्गम ग्रामीण इलाकों में आज भी मोबाइल नेटवर्क के लिए भी लोग संघर्ष कर रहे हैं और ऐसा ही मामला कपकोट ब्लॉक के रातिरकेटी गांव से सामने आया है, जहां आपको बता दें कि राशन कार्ड की अनिवार्य ई-केवाईसी ग्रामीणों के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं है। जहां मोबाइल इंटरनेट नेटवर्क न मिलने पर लोग 1 से 1.5 किलोमीटर दूर पहाड़ों की चोटी तक चढ़ने को मजबूर हैं और जहां ठंडी हवाओं के बीच महिलाएं और बच्चों को अपना खाना साथ लेकर घंटों सिग्नल का इंतजार करना पड़ रहा है। जी हां, आपको बता दें कि ग्रामीणों का यह भी कहना है कि जब नेटवर्क नहीं है तो डिजिटल इंडिया आखिर कैसे बनेगा। बड़े दुखद विषय है। एक तरफ जहां हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि ई-केवाईसी के लिए अपनी जान जोखिम में डालें। विगत दिनों में जो एक सोशल मीडिया पे रातिरकेटी सामा जिला पंचायत कपकोट विधानसभा का एक दूरस्थ क्षेत्र का गांव, तो वहां राशन की ई-केवाईसी के लिए लोगों ने लगातार चट्टानों पर चढ़कर दूर दराज में जाकर जहां कहीं पर भी संभव हो सकता था वहां पर अपनी केवाईसी कराने का प्रयास किया है और नहीं होने की स्थिति पर अगले दिन 2 दिन 3 दिन लगातार लोगों ने इसके लिए संघर्ष। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के में कड़ाके की ठंड से लोगों का हाल बेहाल है, तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा मुसीबत का कारण बना हुआ है। तो वहीं आपको बता दें कि पहाड़ों में तापमान लगातार नीचे की ओर गिर रहा है और जहां हालांकि मौसम विभाग के अनुसार शनिवार और रविवार को पश्चिमी विक्षोभ के चलते पहाड़ों पर हल्की बारिश और 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर हल्की बर्फबारी की संभावना को जताया गया था। जहां आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ठंड को देखते हुए अलाव की व्यवस्था की जाए। तो आपको बता दें कि प्रदेश भर में राजधानी समेत कड़ाके की ठंड जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि आपको बता दें कि मौसम विभाग की ओर से आज और आने वाले कल यानी कि 21 तारीख को लेकर जो है मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान को जताया गया था और जहां बारिश को लेकर अनुमान को जताया गया है, तो वहीं आपको बता दें कि पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना को भी जताया गया है। तो चलिए अब आपको लेके चलते हैं राजस्थान की ओर, जहां आर्मी डे परेड 2026 के संबंध में संयुक्त पूर्वालोकन कार्यक्रम किया जा रहा है और जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल के द्वारा शिरकत की गई। क्या कुछ कह रहे हैं आप सुनिए। जानती है, बल्कि शांति, स्थिरता और राष्ट्रीय एकता की सबसे बड़ी संरक्षक शक्ति है। आज की भारतीय सेना केवल सीमा सुरक्षा तक सीमित नहीं है। जब जब देश पर आपदा आई, चाहे वो बाढ़ हो, भूकंप हो, चक्रवात हो या कोई अन्य प्राकृतिक संकट, भारतीय सेना सबसे पहले आगे आई है। राहत और बचाव, भोजन, चिकित्सा, पुनर्वास के माध्यम से सेना ने बराबर यह सिद्ध किया कि वह केवल हथियारों से नहीं बल्कि मानवता से भी देश की रक्षा करती है। राजस्थान की धरती वीरता की भूमि है। यहाँ के कण में शौर्य और बलिदान की गाथाएं समाहित है। ऐसे में आर्मी डे जैसे राष्ट्रीय आयोजन का जयपुर में होना पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। यह आयोजन आने वाली पीढ़ियों को सेना के प्रति सम्मान, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य और एकता के प्रति प्रतिबद्धता का संदेश देगा। और अंत में मैं आपसे इतना कहूंगा कि ये जयपुर के अंदर ये कार्यक्रम हो रहा है,
निश्चित रूप से हम सभी सौभाग्यशाली हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ऐसे जो हमारे युवा साथी हैं, आने वाली पीढ़ी है, उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप निश्चित रूप से इसमें अपना हिस्सा लें और हमारे सेना का जो शौर्य है वो देखें, जिससे आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो ज्ञात रहेगा। मैं सभी हमारे यहाँ पूर्व सैनिक और हमारे सभी सेना के अधिकारी, हमारे सभी राज्य के अधिकारी और सभी भाई बहन आए हैं। आप बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में पधारे हैं। निश्चित रूप से मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और पुनः माननीय साहब से कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से ये राजस्थान में एक अच्छा कार्यक्रम होगा, जो हमारी आने वाली पीढ़ी भी इस कार्यक्रम के प्रति उनका जो समर्पण है वो भी उससे रहेगा और आने वाले समय में राष्ट्रभक्ति की प्रति जो हमारे युवाओं में एक जो ललक है, उस ललक को और हम आगे बढ़ा सकेंगे। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। आप सभी को पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। भगवान केदारनाथ धाम पर शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर सहित केदार घाटी के तीर्थ स्थलों में शीतकालीन यात्रा परवान चढ़ने लगी है। जी हां, आपको बता दें कि बद्री केदार मंदिर समिति के द्वारा शीतकालीन यात्रा के लिए व्यापक प्रसार और प्रचार भी किया जा रहा है। और जहां मंदिर समिति से मिली जानकारी के अनुसार भगवान केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में 5,458 सिद्धपीठ काली मठ में 15,581 के साथ साथ आपको बता दें कि शिव पार्वती विवाह स्थल त्रियुगी नारायण में भी 25,209 सहित 46,209 तीर्थ यात्री शीतकालीन यात्रा के तहत विभिन्न तीर्थ स्थलों में पूजा और अर्चना व जलाभिषेक लगातार कर रहे हैं और जहां समृद्धि की कामना उनकी ओर से लगातार की जा रही है। अब खबर देहरादून से है, जहां आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देर शाम राजधानी के डालनवासा पुलिस थाने पहुंचे और जहां थाने की व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण उनकी ओर से किया गया। बताते चले कि मुख्यमंत्री ने इस दौरान ड्यूटी पर तैनात सिपाहियों से बातचीत की और उनका हौसला भी बढ़ाया। तो वहीं उन्होंने पुलिसकर्मियों को जनता के लिए समर्पित होकर कार्य करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने ड्यूटी पर न रहने वाले थानेदार पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था की लचर स्थिति को सुधारने के लिए भी पुलिस को कड़े कदम उठाने होंगे। अब खबर हरिद्वार से है, जहां आपको बता दें कि कुंभ 2027 की तैयारियों में मेला प्रशासन पूरे तरीके से जुटा हुआ है। जहां इस बार गंगा के किनारे नए घाटों की श्रेणी में ग्रीन घाट बनाने की योजना बनाई जा रही है। बताते चले कि नमामि गंगे की दिल्ली से आई टीम ने मेले के प्रशासन के साथ बैठक की और गंगा किनारे प्रस्तावित नए घाटों का स्थलीय निरीक्षण भी किया गया। जहां नमामि गंगे के निदेशक धीरज जोशी ने इस पर जानकारी दी है कि इस बार हरिद्वार में 3 नए ग्रीन घाट बनाए जाने हैं और जिनकी संभावनाएं भी लगातार बनी हुई हैं और जिनका उद्देश्य पर्यावरण को संरक्षित रखना है। बताते चलें कि उप मेला अधिकारी ने इस पर कहा है कि गंगा के किनारे नए घाटों में इन 3 ग्रीन घाटों को प्रमुखता से शामिल किया जाएगा। कुंभ की जो प्लानिंग है इसके रिगार्डिंग समीक्षा करी और मेलाधिकारी मैडम से भी इस विषय में चर्चा हुई है और सुबह एक छोटी सी प्रेजेंटेशन भी रखी थी जो मेलाधिकारी इनकी मैडम की अध्यक्षता में हुई और डिफरेंट प्रपोजल्स की हमने समीक्षा करी है और ये प्रपोजल फर्दर जो भी है वो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को भेजे जाएंगे और जो भी होगा फिर फर्दर वहाँ पे इनकी गहन समीक्षा की जाएगी। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो नमामि गंगे के जो प्रोजेक्ट हैं हम लोगों ने ऑलरेडी कुछ अपने वहाँ पर प्रोजेक्ट भेजे हुए हैं, तो उसी के तहत आज प्रेजेंटेशन था जिसमें नगर निगम के द्वारा जितना भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर भेजा गया था, उसके अलावा पेयजल संस्थान द्वारा STP जो प्लांट को यहाँ पर इंक्रीज़ करना है एज़ पर कैपेसिटी उसको लेकर था और कुंभ में जो हमारे अस्थायी कैंपिंग टेंट सिटी बनती है तो उसमें भी हम लोग इस बार STP प्रपोज कर रहे हैं, तो उसको लेके प्रेजेंटेशन था। और अभी हम लोग क्योंकि यूपी इरिगेशन के द्वारा कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं जिसमें ग्रीन घाट का कॉन्सेप्ट है तो उनके द्वारा उसमें भी रुचि व्यक्त की गई है।
अब खबर पौड़ी से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत प्रशासन गांव की ओर अभियान का शुभारंभ यमकेश्वर विकासखंड की न्याय पंचायत किमसार में गंगा भोगपुर पर हुआ। जहां आपको बता दें कि इस भव्य बहुउद्देशीय शिविर में क्षेत्रीय विधायक रेणु बिष्ट ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। शिविर में 23 विभागों ने सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई है, तो वहीं ग्रामीणों को मौके पर ही लाभान्वित भी किया गया और जिसमें कुल 68 शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिसमें से अधिकांश का समाधान भी मौके पर किया गया। बताते चले कि कार्यक्रम 18 मार्च 2026 तक 115 न्याय पंचायतों में आयोजित किया जाएगा और जिससे कि ग्रामीणों को प्रशासन से सीधा संपर्क में लाया जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम बसंती रावत है और मैं गंगा भोगपुर की निवासी हूँ और हमारे गांव में आज जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और इसमें हमारे सरकार द्वारा स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग का शिविर भी लगा। हमने यहाँ पर अपने बीपी शुगर की जांच करवाई है और इस प्रोग्राम के द्वारा हमें इसमें काफी लाभ हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग के सभी जितने भी हमारे ग्रामीण आ रहे हैं सबका यहाँ पर जांच वगैरह कर रहे हैं और हमें जानकारी दे रहे हैं स्वास्थ्य की। अब खबर रामनगर से है, जहां कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में इस सर्दी में पर्यटकों के लिए खुशखबरी आई है। जी हां, आपको बता दें क्योंकि हाथी की सफारी को फिर से शुरू कर दिया गया है। लंबे समय से बंद पड़ी है सफारी अब ढिकाला और बिजरानी जोन में शुरू कर दी गई है और जहां सुबह और शाम के शिफ्ट में पर्यटक सफारी का आनंद ले सकते हैं, तो वहीं इस सफारी में रामगंगा नदी, घने जंगल और वन्य जीवों का नजदीकी अनुभव मिलेगा। जहां हाथी सफारी का शुल्क भारतीय पर्यटकों के लिए 1000 रुपए, तो वहीं विदेशी पर्यटकों के लिए 3000 रुपए तय किया गया है। यह सफारी 2018 में हाईकोर्ट के आदेशों के बाद बंद कर दी गई थी, लेकिन अब सुरक्षा प्रावधानों के साथ इसे फिर से शुरू किया गया है। ये कॉर्बेट नेशनल पार्क में आज बिजरानी जोन में और ढिकाला जोन में हाथी सफारी पर्यटकों के लिए शुरू कर दी गई है। तो इसमें ढिकाला जोन अंतर्गत 2 हाथियों से सफारी की जा रही है और बिजरानी जोन अंतर्गत 1 हाथी से सफारी की जा रही है। सफारी को लेकर के पर्यटकों में काफ़ी उत्साह है और इसको जो भी हमारी पार्क नियम है, पार्क रूल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग ये सफारी संचालित की जा रही है। ये 2 पालियों में की जाएगी, एक सुबह की और एक दोपहर को 2 बजे से स्टार्ट की जाती है। ये 2 घंटे मैक्सिमम एक सफारी में हाथी को ले जाया जाएगा पर्यटकों को घुमाने के लिए। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।